पूरी हवेली में रितेश चिल्ला चिल्ला कर अनीशा अनीशा आवाज दे रहा था, मगर अनीशा कोई जवाब ही नहीं दे रही थी। देखो, अब तुम कोई जवाब नहीं दोगी तो मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर चला जाऊंगा। तब रहना इस वीरान भूत बंगले में अकेले। तभी रितेश के कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। वह स्पर्श एकदम बर्फ सा ठंडा था। उसके पूरे बदन में सिहरन सी दौड़ गई, मगर जब उसने पलटकर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। रितेश ऑफिस में लैपटॉप पर काम कर रहा था, मगर किसी फाइल में बुरी तरह से उलझा हुआ था। तभी अनीशा वहां आई और बोली, क्या बात है, आज घर नहीं चलना है? बहुत देर से लैपटॉप के साथ उलझे हुए हो। हाँ यार, कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक छोटी सी प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो जाए फिर साथ में घर चलते हैं। कभी कभी छोटी सी प्रॉब्लम भी आसानी से सॉल्व नहीं होती। यार, तुम्हारे इन्हीं छोटी छोटी प्रॉब्लम्स की वजह से हमारी जिंदगी की बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होने का रास्ता देख रही है। तुम्हें उसकी कोई फिक्र नहीं है। खैर छोड़ो, अभी जल्दी चलो ना, तुम्हारे कारण हमेशा लेट हो जाते हैं। कहते हुए अनीशा ने उसके गले में अपनी बाहें डाल दी और धीरे से उसके गाल पर किस कर दिया। बस तुम्हारी यही अदाएं ना मेरा दिल ले जाती है। रही हमारी जिंदगी की प्रॉब्लम की बात, तो जल्दी उसे सॉल्व कर लेंगे। तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। अब बचा हुआ काम कल कर लेंगे, घर चलते हैं। कहते हुए उसकी आंखों में शरारत आ गई। अनीशा की बाहों में बाहें डाले वो ऑफिस से बाहर निकल गया। अनीशा और रितेश दोनों एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं। कंपनी में जॉब करते करते दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे और अब दोनों लिव इन रिलेशन में रहते हैं, मगर ये बात उनके घर वालों को नहीं पता है। अनीशा के घर वाले अनीशा की शादी की बात चला रहे हैं और इसी सिलसिले में वो एक लड़के को लेकर उसके मुंबई वाले घर आने वाले हैं। दोनों के घर पहुंचने के बाद घर की बिखरी हुई हालत को समेटते हुए, पहले ऑफिस की ढेर सारी परेशानियां, उसके बाद घर परिवार की परेशानी कम है जो आज ये बाई भी नहीं आई। अब खाना बनाने की मेरे बस की बात नहीं है। मैं जब तक ये काम कर रही हूँ, तुम खाना ऑर्डर कर दो। हमारा पेट तो तुमसे ही भर जाएगा, हमें खाने की जरूरत नहीं है। कहते हुए उसने अपनी बाहों में उठाकर अनीशा को बिस्तर पर डाल दिया। कुछ पल के लिए तो अनीशा भी उसकी बाहों की गिरफ्त में थी, मगर अचानक उसे कुछ याद आया और उसे धक्का देते हुए अपने ऊपर से हटाते हुए बोली, क्या यार, हर वक्त एक ही चीज की डिमांड रहती है। कभी तो इससे अलग कुछ सोच लिया करो। यहाँ मेरा दिल बैठा जा रहा है और तुम्हें मेरी परेशानी से कोई मतलब ही नहीं है। भगवान न करे यदि पापा ने हमारे रिश्ते के लिए मना कर दिया तो मैं अपने नए परिवार को क्या मुंह दिखाऊंगी। मैंने तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं किया था। तुम अपनी मर्जी से मेरे साथ रहती हो। तुम्हारी हमेशा नेगेटिव सोचने की आदत ही मुझे बुरी लगती है यार। कभी थोड़ा पॉजिटिव तो हो जाया करो। क्या तुम्हारी शादी की खबर से सिर्फ तुम्हें ही चिंता है? तो बताओ क्या करना है। परसों पापा उस लड़के और उस लड़के के परिवार के साथ आ रहे हैं। उन्हें तो ये भी नहीं पता कि हम दोनों एक साथ एक ही फ्लैट शेयर करते हैं। उन्हें अपने बारे में क्यों नहीं बता देती हो? एक झूठ को छुपाने के लिए 10 झूठ बोलने पड़ते हैं। बात तो तुम्हारी सही है, मगर अभी तुम्हारे बारे में बताया तो पापा न जाने क्या सोचेंगे। शांति से बैठकर उन्हें समझाने का टाइम नहीं है। अभी फिलहाल कुछ और सोचना होगा। तो फिर ऐसा करते हैं, तुम उन्हें मना कर दो कि तुम परसों मुंबई में नहीं हो। ऑफिस के अर्जेंट काम से तुम बाहर जा रही हो। जब तक वे लोग तुमसे मिलने की अगली डेट निकाले, तुम अपने पापा से बात कर लेना। देखो, हो सकता है तुम्हारे समझाने से वे आसानी से समझ जाए। ये आइडिया अच्छा है। अनीशा ने तुरंत उसके पापा को फोन लगाया। पहले तो वे अनीशा पर नाराज हो रहे थे, मगर फिर बात को समझकर बोले, कोई बात नहीं बेटा, जब तुम्हें ठीक लगे हम फिर कभी आ जाएंगे। मगर एक बात सच सच बताना, ऑफिस में जरूरी काम है या तुम उस लड़के से मिलना नहीं चाहती? पापा प्लीज ट्रस्ट मी, आपकी बेटी कोई गलत काम नहीं करेगी। यदि ऑफिस का जरूरी काम न होता तो मैं आपको मना नहीं करती। कहते हुए उसने फोन रख दिया और वो भागती हुई रितेश के पास आई। तब तक उन दोनों का खाना भी आ चुका था। खाना खाते हुए वो बोली, रितेश माय लव, बहुत अच्छा आइडिया दिया। पापा तुरंत मान गए, मगर मेरे मन में ख्याल आ रहा है क्यों ना झूठ को हकीकत में बदल दें। हम दोनों सच में कहीं मुंबई से बाहर घूमने चलते हैं। ऑफिस की बोरिंग लाइफ से छुट्टी मिल जाएगी। अच्छा, बोलिए मोहतरमा, कहाँ जाना चाहेंगे आप? राजस्थान चलते हैं। वहाँ बड़े बड़े राजमहल अब होटलों में तब्दील हो गए हैं। हम दोनों उनमें कोई स्वीट बुक कर देते हैं।
मोहतरमा के इरादे बहुत खतरनाक लग रहे हैं। शादी से पहले हनीमून की तैयारी। रितेश ने अनिशा के कहने पर एक पुराने महल का सबसे खास कमरा बुक कर दिया, जो किसी समय वहां के महाराजा के द्वारा उपयोग में लाया जाता था। दोनों जब वहां पहुंचे तो कमरा देखते हुए अनिशा बहुत खुश हो गई और बोली, यू आर माई ट्रू लव। तुमने सच में मुझे एक महारानी की तरह फील करवाया है। तभी हाउस कीपिंग की एक महिला वहां आई और बोली, आप दोनों को देखकर लगता है कि आप दोनों की नई नई शादी हुई है। उस औरत ने आशीर्वाद देते हुए बोला, शादी के बाद तो पति पत्नी साथ में टाइम बिताते हैं तो अच्छा लगता है, मगर एक बात कहें, तुमको यहाँ नहीं आना था। मेरी बात मानो, यहाँ से चले जाओ। उस औरत की बातें सुनकर अनिशा ने आश्चर्य से पूछा, क्यों क्यों नहीं आना था इस हवेली में? तुम जैसे लोगों को अच्छी तरह से समझती हूँ। पुरानी हवेलियों के बारे में किस्से सुनाते रहते हो ताकि कोई यहाँ ना आए, है ना? हमें क्या करना है, कोई आए या जाए। तुम्हारी नई नई शादी हुई है, हमारी बेटी की जैसी लगी हमें, इसलिए तुम्हें बता दिया। तुम यहाँ रहना चाहती हो तो रहो, मगर आधी रात के बाद इस कमरे से बाहर मत निकलना। कहकर वो औरत वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद अनिशा रितेश से बोली, तुम्हें क्या लगता है उनकी बातों में कोई सच्चाई होगी? तुम भी ना इन गांव के लोगों की बातों में आ गई। हम यहाँ पर एंजॉय करने आए हैं और उसकी बातों पर ध्यान देकर प्लीज मजा किरकिरा मत करना। थोड़ी देर बाद हमारा खाना इस महल के बीचों बीच एक छोटा सा स्विमिंग पूल है, उसके आसपास लगा देंगे। बी रेडी फॉर द डिनर। रात को 11 से लेकर सुबह 6 बजे तक हम लोग कोई भी चीज प्रोवाइड नहीं करवा पाते। ऐसा क्यों? देखिए, ये पुराना गांव है, यहाँ पर लोग रात में बाहर निकलना पसंद नहीं करते। 11 बजे के बाद आपको कोई भी चीज नहीं मिल पाएंगी। अनिशा उसकी और आश्चर्य से देखने लगी। उसके जाने के बाद वो बोली, कहीं सच में तो हम गलत जगह नहीं आ गए हैं? ये सब लोग कैसी बातें कर रहे हैं? अरे पहले भी तो मैंने तुमको समझाया था ना, ये गांव के लोग हैं, रात में कोई इनकी नींद में खलल ना डाले इसलिए बातें बना रहे हैं। मगर तुम परेशान मत हो, देखो मैंने नेट पर रिव्यू देखने के बाद ही इस जगह का सिलेक्शन किया था। इन लोगों की बातों में आकर हमारा ट्रिप बर्बाद मत करो यार। मगर फिर भी हम दोनों 11 बजे के बाद कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे। रितेश ने उसे बाहों में भरते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है रात होने के बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? इतनी खूबसूरत जगह पर लाने का मेहनताना तो वसूल ना होगा ना। दोनों अपने कमरे में चले गए। कुछ पल प्रणय कर साथ में बिताने के बाद रितेश अपनी थकान मिटाने के लिए सिगरेट पीने कमरे के बालकनी में आया। तो उसने देखा सामने चांद बहुत खूबसूरत दिख रहा था। उसने तुरंत अनिशा को बुलाया और कहा, देखो आज चांद कितना खूबसूरत लग रहा है ना। फुल मून, इसका मतलब आज पूनम है। मगर फिर वो महिला आज अमावस्या की रात इस महल में बहुत कठिन है, ये क्यों कह रही थी? फिर उसी औरत की बातें। अरे चलो हवेली की छत पर चलते हैं, वहाँ से ये नजारा और भी खूबसूरत होगा। मगर सबने बाहर निकलने से मना किया था। अरे किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, हम लोग घूमकर वापस आ जाएंगे। रितेश के कहने पर अनिशा उसके साथ महल की छत पर जाने के लिए निकली, मगर उसके लिए उन्हें पूरे महल का रास्ता पार करना था। वे लोग थोड़ा सा ही आगे बढ़े थे कि अचानक अंधेरा हो गया। ऐसा लगा मानो लाइट चली गई। भारत कितनी भी तरक्की कर ले, मगर अभी भी गांव में लाइट जाती ही है। इन लोगों ने महल को रिजॉर्ट तो बना दिया, मगर लाइट की व्यवस्था ही नहीं कर पाए। दोनों अपने अपने मोबाइल की लाइट जलाते हैं। रितेश ने मोबाइल की रोशनी में अनिशा की ओर देखा। अनिशा ने उसका हाथ पकड़ा और दोनों मोबाइल की रोशनी में आगे बढ़ रहे थे। अचानक अनिशा को एक ठोकर लगी और वो नीचे गिर गई। रितेश ने अपने मोबाइल की रोशनी उस पर डाली तो वहां सिर्फ उसका मोबाइल था। अनिशा गायब थी। वो मोबाइल की रोशनी में उसे ढूंढने की कोशिश करने लगा, मगर जब वो उसे अपने आसपास कहीं नहीं दिखी तो उसे लगा शायद अनिशा उसके साथ मजाक कर रही है। चिल्लाकर अनिशा अनिशा आवाज दे रहा था, मगर अनिशा कोई जवाब ही नहीं दे रही थी। देखो, अब तुम कोई जवाब नहीं दोगी तो मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर चला जाऊंगा। तब रहना इस वीरान भूत बंगले में अकेले। तभी रितेश के कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। स्पर्श एकदम बर्फ सा ठंडा था। उसके पूरे बदन में सिहरन सी दौड़ गई, मगर जब उसने पलटकर देखा
तो वहां पर कोई नहीं था। यहां तक कि उसकी आवाज सुनकर उस रिजॉर्ट के किसी कर्मचारी ने कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी। कहाँ चली गई ये लड़की? कहाँ ढूंढूं इसे? वो मोबाइल की रोशनी में आगे बढ़ रहा था। तभी वो चलते हुए स्विमिंग पूल के करीब आ गया। उसे लगा कि पूल के पास कोई बैठा है। वो उसकी ओर बढ़ने लगा, मगर तभी उसका मोबाइल बंद हो गया। धत तेरी की, तुझे भी अभी धोखा देना था। वो अंधेरे में उस आकृति की ओर बढ़ने लगा। उस आकृति ने हाथ बढ़ाकर रितेश को अपने पास बुलाया। रितेश को लगा वो अनीशा है। वो उसके करीब जाकर बैठ गया और बोला, क्या यार, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, मगर तुम यहाँ बैठी हो। अनीशा ने उसके होठों पर उंगली रखकर चुपचाप रहने का इशारा किया और उसका हाथ पकड़कर सीढ़ियों से छत पर ले गई। थोड़ी देर पहले जहां चांद की रोशनी बिखरी पड़ी थी, अब एकदम घुप अंधेरा था। ये चांद कहाँ चला गया? अगली सुबह उसकी नींद अपने कमरे में खुली। उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसके शरीर का दम निचोड़ लिया हो। उसने उठकर कांच में देखा तो उसके शरीर पर कई सारे निशान थे। तभी उसे रात की बातें याद आई। वह अनीशा को ढूंढने लगा, मगर अनीशा कमरे में कहीं नहीं थी। वह उसे ढूंढने के लिए जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकला, सामने वो महिला खड़ी थी। वो बोली, हमने मना किया था साहब, रात को कमरे से बाहर मत निकलना। मेम साहब तो चली गई, अब जल्द ही आपका नंबर है। कहते हुए उसकी आंखों में एक चमक आ गई और रितेश अपने शरीर में बढ़ते दर्द से कराह उठा।